हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे उस आइटम टाइप की जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली स्पीकिंग मॉड्यूल में। एक ऐसी आइटम टाइप है, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हमसे हो ही नहीं रही। वो कौन सी आइटम टाइप है? रीटेल लेक्चर। स्पीकिंग में स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम रीड अलाउड्स हो जाते हैं, रिपीट सेंटेंसेस हो जाते हैं, डिस्क्राइब इमेजेस आर आल्सो गोइंग ग्रेट। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? रीटेल में। क्योंकि शायद उनको ऐसा लगता है कि हम नोट टेकिंग नहीं कर पा रहे, या कई स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि मैम हम नोट टेकिंग कर लेते हैं लेकिन जो प्रिपरेशन टाइम हमें मिलता है वो बहुत कम है, उसमें हम रिकॉल नहीं कर सकते, या फिर जब हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है तब हमारी हार्ट बीट रेस कर जाती है, उसकी वजह से हम बोल ही नहीं पाते। तो डोंट वरी, आज इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है, आज मैं इस रीटेल लेक्चर की वीडियो में ये बता दूंगी आपको कि कैसे प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई करना है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, और उसको करेक्ट मैनर में करना कैसे है। तो इस वीडियो के बाद आप मेरे साथ यहाँ पे प्रैक्टिस भी करेंगे इस वीडियो में, और इस वीडियो के बाद यू विल बी कॉन्फिडेंट इन द रीटेल लेक्चर। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब रीटेल लेक्चर सबसे पहले मैं आपको बता दूं होता क्या है। रीटेल लेक्चर इज द फोर्थ आइटम टाइप इन द स्पीकिंग मॉड्यूल। ठीक है, अब रीटेल लेक्चर में एक आपको ऑडियो गिवन होगा, ठीक है, ऑडियो चलेगा आपका। अब ऑडियो के साथ समटाइम्स इमेज भी आती है, ठीक है, समटाइम्स अकेली ऑडियो भी आती है, या फिर वेरी रेयर ऑडियो के साथ वीडियो भी आ जाता है। क्यों आता है? ताकि आप कंफ्यूज हो सके। ठीक है, तो लेकिन हमने कंफ्यूज यहां पर नहीं होना, हमने कंसंट्रेट करना है लेक्चर पे। अब जब ऑडियो चल रहा है, पहले मैं ये बता दूं आपको क्या ड्यूरेशन होती है। एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, ऑडियो जो आपकी चलेगी वो 40 से 90 सेकेंड्स की होगी। दैट मीन्स अराउंड 1 से 1.5 मिनट का आपका ऑडियो चलेगा। उस टाइम में व्हाइल यू आर लिसनिंग टू द ऑडियो, साइमल्टेनियसली आपने दो चीजें करनी है। एक, अंडरस्टैंडिंग बनानी है अपनी जितना आप समझ सकते हैं ऑडियो से, ठीक है। साइमल्टेनियसली आपने उसकी नोट टेकिंग करनी है। जो भी आप सुन रहे हो फटाफट से आप नोट टेकिंग करोगे। अभी मैं सिखाऊंगी इसी लेक्चर में आपको कि नोट टेकिंग हमने अप्रोप्रिएटली करने कैसे है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं ये बता दूं, जब आपने नोट टेकिंग करनी है तो वो करनी कैसे है, कहां पर करनी है। सो नोट टेकिंग के लिए इन योर एक्चुअल एग्जाम आपको नोट पैड एंड 2 मार्कर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है जी, वहां पे आप रफ नोट्स बना सकते हैं अपने। चलो, when the audio is going on you need to take notes on your notepad, and once the audio ends, the moment your audio ends, आपने क्या करना है, आपको 10 सेकेंड्स मिलते हैं, ओनली 10 सेकेंड्स। ये एक प्रॉब्लमेटिक टास्क कुछ स्टूडेंट्स के लिए है, तो मैं इसको आज एक्सप्लेन डिटेल में बताऊंगी इसको हमने कैसे करना है। 10 सेकेंड्स में हमने करना कैसे है प्रिपेयर विद इन वेरी लेस टाइम। ठीक है, तो 10 सेकेंड्स में आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है जो भी आपने लिखा है। देन 40 seconds will be given to speak the lecture। अब आपको रिप्रोड्यूस करने के लिए लेक्चर को 40 seconds गिवन होंगे। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कंप्लीट 40 seconds ही बोलना है, आप 40 इफ नॉट 40 एटलीस्ट ट्राई करोगे आपकी 30 seconds तक आप उसे बोलिए। ठीक है, नाउ दिस आइटम टाइप कॉन्ट्रीब्यूट्स इन 2 मॉड्यूल्स। अब पहले आप मुझे ये बताइए कि आप क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो जब आपका लेक्चर चल रहा है ना। तो आप क्या कर रहे हो, एक आप सुन रहे हो लेक्चर, दैट मीन्स यू आर लिसनिंग द लेक्चर, तो लिसनिंग मॉड्यूल में आपका स्कोर जाने वाला है ये। सेकंड इज आप उसके बाद लिसन करके आप क्या करेंगे, बोलेंगे। बोलेंगे मतलब स्पीकिंग। सो लिसनिंग एंड स्पीकिंग 2 मॉड्यूल्स विल बी क्रेडिटेड इफ यू विल परफॉर्म गुड। 2 modules will be credited if you will perform good in this item type। ठीक है, अब कितने क्वेश्चंस आते हैं हमें एग्जाम में? 1 से 2। 1 से 2 मीन्स some students will get 1 question, another student will get 2 question। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दिखता कैसा है ये। एग्जाम में ऐसी स्क्रीन विजिबल होगी आपको। ठीक है, देखिए, बिगिनिंग इन 10 seconds, दैट मीन्स 1 second, 10 seconds से स्टार्ट होता है ये, तो काउंटडाउन बिगिन होता है। तो जैसे ही 1 second आ गया दैट मीन्स योर लेक्चर इज गोइंग टू स्टार्ट। सो बी अटेंटिव एंड बी रेडी विद योर पेन एंड पेपर टू मेक नोट्स। ठीक है, तो ये लेक्चर जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि इसको 40 से 90 सेकेंड्स, कितना भी लेक्चर लॉन्ग हो सकता है, 40 to 90 सेकेंड्स का लेक्चर होगा ये। ठीक है, उसके बाद वंस योर लेक्चर एंड्स, तो इसके बीच में आपको प्रिपरेशन टाइम कितना आएगा, ओनली 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स में आपने क्विकली गो थ्रू करना है जो भी आपने लिखा है। ठीक है, वंस योर प्रिपरेशन टाइम इज ओवर, दिस बार विल बी ऑफ 40 seconds। So you will be given 40 seconds to
स्पीक, जो भी आपने नोट टेकिंग की है या जो भी आपने अंडरस्टैंड किया है लेक्चर में से, ठीक है जी। ओके, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 40 सेकेंड्स का टाइम है, तो इफ नॉट 40, कम से कम आप ये ट्राई करें कि आप 30 सेकेंड्स तक बोलें, क्योंकि देयर विल बी 3 पैरामीटर्स जो असेस किए जा रहे हैं। आपकी 3 स्किल्स चेक हो रही है यहाँ पे, कौन कौन सी? योर फ्लुएंसी, योर प्रोनाउंसिएशन एंड योर कंटेंट, ठीक है। तो इन तीनों चीजों का हमने ध्यान रखना है यहाँ पर। ओके, सो अगर मैं आपको बोलूं कि टेम्पलेट अगर हमें एक मिल जाए, अब जब मैं नोट टेकिंग कर रही हूँ, ठीक है, उस टाइम पर मैं नोट टेकिंग में इट इज नॉट पॉसिबल कि स्पीकर बोल रहा है और मैं लिख रही हूं तो मैं कंप्लीट फुल लाइंस लिख सकूं, ठीक है। इसलिए आई विल बी राइटिंग ओनली एंड ओनली द की वर्ड्स, नॉट द फुल लाइंस। अब अगर मैंने की वर्ड्स लिखे हैं, मीन्स कुछ कुछ वर्ड्स लिखे हैं, उसको मुझे बोलना किस में है? लाइंस में। मुझे लाइंस प्रॉपर बोलनी है यहाँ पे। एंड हाउ दैट इज पॉसिबल? If we will be using the template, I can easily add my keywords जो मैंने नोट टेकिंग की है, अगर मैं इसमें डाल दूं तो मेरी मीनिंगफुल सेंटेंसेस बन जाएंगे, उसकी वजह से मेरी फ्लुएंसी बन जाएगी, जो सबसे बिगेस्ट पैरामीटर है स्पीकिंग में, ठीक है जी। तो दिस इज वाई वी यूज द टेम्पलेट हियर। अब बड़ा सिंपल सा टेम्पलेट है, आप देख सकते हैं। आई विल रीड आउट इट फॉर यू। इन द लेक्चर स्पीकर वॉज टॉकिंग अबाउट, जो भी आपका टॉपिक था उसके बारे में, ठीक है। Having good speaking skills, speaker majorly focused on dash, जो भी आपने keywords लिखे हैं। He also mentioned about dash, he also discussed about dash, after that he also discussed about dash। आपने discuss दो बार नहीं लिखना है। He also informed about, he also talked about, आप कुछ से भी लिख सकते हैं, कोई से भी वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे। अगर आपको लगता है कि डिस्कस्ड आपको थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही है इस वर्ड को बोलने में, तो प्लीज कंप्लीटली स्किप दिस वर्ड। आप इजी वर्ड्स यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। इजी वर्ड्स यूज करोगे तो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट इन योर स्पीच और आप फ्लुएंट जाएंगे। फ्लुएंसी अच्छी है तो स्पीकिंग अच्छी है, दैट मीन्स आपकी, ठीक है। लास्ट में हम करेंगे कंक्लूजन। ओवरऑल द लेक्चर वाज वेरी इंफॉर्मेटिव एज इट प्रोवाइड्स क्रूशियल इंफॉर्मेशन अबाउट डैश, जो भी आपका टॉपिक था, ठीक है। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। अगर नहीं क्लियर तब भी कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिकली यहां पे करेंगे सो दैट यू कैन गेट मोर क्लैरिटी, ठीक है। चलो, अच्छा, बिफोर वी डू प्रैक्टिस टुगेदर, हम पहले मैं ये बता दूं आपको कि हम नोट टेकिंग करते कैसे हैं। अब मैंने आपको बोला कि आपको नोट टेकिंग करनी है, जैसे 40 से 90 सेकेंड्स का आपका लेक्चर आएगा, तो नोट टेकिंग में यू हैव टू कीप इन माइंड 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट इज स्ट्रक्चर, कैसा आप लिख रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो टॉपिक है, जस्ट इन केस मैं आपको बता दूं कि टेलीविजन पर है, टेलीविजन, तो आप टेलीविजन हेडिंग हो गई, टेलीविजन के आगे आप, अगर वो बोल रहा है कि देयर आर मेनी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो आप एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ऐसे हेडिंग्स और सब हेडिंग्स उसकी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और काइंड ऑफ आप डायग्राम बना के या ड्राइंग करके, लाइंस ड्रैग करके आप इस तरह से लिख सकते हो, ताकि इजिली आपको अंडरस्टैंडेबल हो जाए, ठीक है। देन सेकेंड थिंग इज इंपॉर्टेंट चीजें। अब इट इज नॉट पॉसिबल कि आप हर चीज को लिख पाए, ठीक है, बिकॉज वी कांट मैच द स्पीड ऑफ राइटिंग एंड लिसनिंग, ठीक है। तो आपने उसमें से जो भी स्पीकर बोल रहा है, आपने इंपॉर्टेंट क्लूज नोट करने हैं। अब इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है? कैसे मुझे पता चलेगा कि ये चीज जो उसने बोली वो इंपॉर्टेंट है, ये चीज है जो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। अगर मैं आपको कहूं फॉर एग्जाम्पल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं इंपॉर्टेंट है तो मैं रिपीटेडली उसको बोलूंगी, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर कोई भी वर्ड्स ऐसे हैं या कोई भी लाइंस ऐसी हैं जो स्पीकर रिपीटेडली उसको रिपीट कर रहा है लेक्चर में, तो ऑब्वियस सी बात है वो इंपॉर्टेंट है। सो दैट मीन्स जो रिपीट कर रहा है वो वर्ड्स, वो आपके इंपॉर्टेंट है। जो कोई भी एग्जाम्पल देके वो समझा रहा है, वो भी चीज इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। तो दैट मीन्स वो आपका मेन आइडिया है, ठीक है। या फिर तीसरी चीज, वो उस पर स्ट्रेस दे रहा है, सो दैट मीन्स दैट इज इंपॉर्टेंट टू यू, ठीक है। देन थर्ड थिंग इज फॉर्मेट कस्टमाइजेशन। अब इसमें आपने क्या करना है, आपने देखना है कि मैं किस टाइप के वर्ड्स यूज कर सकूं। ये आप रूटीन में जब प्रैक्टिस करोगे, ये तब चीजें आपने माइंड में रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि उसने बोला कि नाउ डेज पीपल आर, अब पीपल था तो मैंने क्या लिखा, PEOPLE। अगर मैं कंप्लीट वर्ड लिखूंगी तो वो कंप्लीट 2 लाइन्स तब तक बोल जाएगा, तब तक आई विल एंड अप विद ओनली 1 वर्ड, पीपल। सो इसकी शॉर्ट फॉर्म्स पीपल, PPL, तब भी समझ आ रहा है, पीपल, है ना। तो ऐसे आप शॉर्ट फॉर्म्स, फॉर एग्जाम्पल आप साइंस भी यूज कर सकते हो। साइंस, फॉर एग्जाम्पल, देयर हैज बीन अ लार्ज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द पीपल यूजिंग या वॉचिंग टेलीविजन, तो लार्ज इंक्रीज, एरो डाल दिया, सारा कुछ समझ आ रहा है।
देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट राइज, ठीक है। सो यूज साइंस एज वेल, शॉर्ट फॉर्म साइंस एब्रीवेशंस, उसने बोला यूनाइटेड स्टेट्स, यू कैन यूज यूएस, तो इजीली अंडरस्टैंडेबल है। दिस इज हाउ यू कैन मेक गुड नोट टेकिंग, ठीक है। आगे आ जाओ, नंबर 4, रिव्यू। अब रिव्यू करना है रेगुलरली, आपने जब आप परफॉर्म कर रहे हो टास्क, एवरीडे ट्राई करो, आप 4 से 5 रीडर लेक्चर्स करो। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बनेगी, और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, आपने ये ध्यान रखना है जो भी मैंने लिखा है उसको एनालाइज करो रेगुलरली, चेक कि मैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैच कर पा रहा हूं या नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि इस पूरे लेक्चर में सिर्फ इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं, अगर सारे इंपॉर्टेंट आइडियाज आप इसमें डालते हो तो it's completely okay and you will be getting good marks in your speaking as well as in your listening module, ठीक है। चलो, आई होप आपको नोट टेकिंग स्ट्रेटेजी क्लियर है, ठीक है। अब मैं इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखाती हूँ। सो लेट्स डू वन क्वेश्चन टुगेदर, आई विल प्ले द ऑडियो। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि मैंने आपको जो जो चीजें बताई हैं, जैसे शॉर्ट फॉर्म्स हैं, साइंस हैं, डायग्राम ये कर लिया मैंने ड्रॉ, है ना, तो इन चीजों को मैं प्रैक्टिकली कैसे करूंगी, ठीक है। In today's lecture, I'm going to talk about changes in air pollution since the middle of the last century and what has created these changes. So, by the 1950s, air pollution was very visible, with frequent thick black fogs known as smogs in many large cities around the world. The main source of this pollution was from factories, and it caused severe health problems. For example, a particularly severe smog in London in 1952 caused over 4,000 deaths. Obviously, something had to be done, and in 1956 a Clean Air Act was introduced in Britain. This addressed the pollution from factories, and the smog soon disappeared. However, as you know, these days air pollution is still a big issue. The main difference between now and the 1950s is that you can't see it, it's invisible. Also, the main source of pollution now is from cars and lorries, and although these don't produce visible signs, this air pollution is still a significant risk to health. And one of the key factors in the rise of this type of pollution is that we have all become much more vehicle dependent. There are far more cars and lorries, trains and planes than in the 1950s, and this is now the main source of air pollution around the world. So this is how I have done my drawing. तो इसमें मैंने क्या किया, उसने बोला सबसे पहले आप ऑब्जर्व करो, टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट द चेंजेस इन द एयर पॉल्यूशन। मैंने बोला चेंजेस इन एपी, तो एयर पॉल्यूशन कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडेबल है। उसके बाद उसने बोला 1950 में एपी मतलब एयर पॉल्यूशन क्या था, विजिबल था, VIS विजिबल। आपने इतना शॉर्ट नहीं लिखना कि आपको खुद ही अपनी हैंडराइटिंग समझना है। फॉर एग्जाम्पल, एयर पॉल्यूशन वॉज विजिबल, आई डोंट नो वी से वैन है, वी से विक्ट्री है, या वी से विजिबल है, ठीक है। तो VIS विजिबल। फिर उसने कहा क्या कहा था कि फोग्स या स्मोक की फॉर्म में ये विजिबल है। अब इसका सोर्स क्या है, सोर्स है उसका फैक्ट्रीज। तो मैंने बता दिया कि इस सोर्स से, जो फैक्ट्री से स्मोक आ रहा है, वो हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, ठीक। एंड आफ्टर दैट उसने बोला था 1952 में जो स्मोक है उससे 4000 डेथ्स हुई थी। आप देख रहे हो मेरे कोई भी स्पेलिंग्स ठीक नहीं है, तो आपने ये वरी नहीं करनी कि मेरे स्पेलिंग्स ठीक नहीं है। आप नोटपैड आपको दिया है वो एज अ रफ वर्क है, कोई भी आपका वो नोटपैड चेक नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसा लिख रहे हो बस आपको अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ऐसा लिखना है आपने। उसके बाद उसने बोला 1956 में क्लीन एयर एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। नाउ उसने बोला था दीज डेज, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी उसकी, नाउ डैश इशू। तो आप इस वर्ड से समझ पा रहे हैं बहुत बड़ा इशू है, ठीक है, सिग्निफिकेंट इशू बन चुका है। नाउ अब वो कह रहा है कि जो एयर पॉल्यूशन है वो क्या है, इनविजिबल है, लेकिन उसमें पहले क्या बोला था यहाँ पर, इट इज विजिबल। अब वो बोल रहा है ये इनविजिबल है। इसका सोर्स क्या है, पहले उसने सोर्स क्या बोला था, फैक्ट्रीज, अब उसने बोला था कार या लॉरीज। फिर उसने बोला सिग्निफिकेंट, अब इतना वर्ड लिखने की बजाय मैंने क्या एरो डाल के समझा दिया कि यस सिग्निफिकेंट रिस्क टू हेल्थ है, बहुत ज्यादा मेजर रिस्क है हमें हेल्थ पे। फिर उसने बोला ये क्यों हो रहा है, मच मोर पीपल आर मच मोर व्हीकल डिपेंडेंट, ठीक है। तो दैट इज व्हाई इट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो ये थी मेरी नोट टेकिंग, आपने ऑब्जर्व किया जो मैंने पीछे आपको बताया था, मैंने सारी चीजें वही अप्लाई की हैं, शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हैं, साइंस यूज किए हैं, ताकि मेरा एक रिटेल लेक्चर में सारी इंपॉर्टेंट आइटम टाइप्स मैं कवर कर सकूं, ठीक है। अब बात आती है जो टेम्पलेट मैंने आपको दिखाया था
में इसको फिट कैसे करना है। ध्यान से ऑब्जर्व करिए, आई एम गोइंग टू फिट इट। ठीक है। In the lecture, speaker was talking about changes in air pollution. Having good speaking skills, he majorly talked that in 1950 air pollution was visible in the form of smoke and smoke. After that, he also mentioned that the source is factories, which is creating a lot of health problems. Later on, he mentioned that in 1952, due to smoke, 4,000 deaths were there. Later on, he mentioned that in 1956, Clean Air Act was introduced and now it has become a biggest issue. Nowadays, he mentioned that the smoke is invisible and the source was majorly the cars and the lorries, which is creating a significant risk to health. Lastly, he mentioned that the major source of air pollution is people are much more vehicle dependent. अब आपके पास अगर 40 सेकेंड्स हो गए तो completely okay, नहीं हुए तो आप इसका ओवरऑल कंक्लूजन बोल दो। ओवरऑल दिस लेक्चर प्रोवाइड्स द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द चेंजेस इन एयर पॉल्यूशन। दिस इज कंप्लीटली ऑप्शनल। ऐसा नहीं है कि अगर आप कंक्लूसिव लाइन नहीं बोलोगे तो आपका इनकम्प्लीट माना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जस्ट टाइम को मैनेज करने के लिए लाइन लिखवाई गई है। ठीक है, मुझे लगा मेरे पास कंटेंट अच्छा खासा है तो मैं इजीली 40 सेकंड्स में कवर कर सकती हूँ, सो आई डिडंट स्पीक कंक्लूजन। पर मैंने आपको बोलकर दिखा भी दिया है, जस्ट इन केस आपको कई बार ऐसा भी होगा कि टेम्पलेट्स में लेक्चर जो है आपका 30 या 40 सेकंड्स का भी आ सकता है। उस केस में आपकी जो नोट टेकिंग है शायद आप कम करें इसके कंपैरिजन में, तो उस केस में भी हमने घबराना नहीं है। वी नीड टू मैनेज विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट। ठीक है, अब आप भी ऐसे प्रैक्टिस करके देखो और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपके लिए ये स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, चलो लेट्स प्रोसीड। की स्टेप्स ऑफ रीटेल स्ट्रेटेजी। अब क्या स्टेप्स हैं मेजरली, आपने ध्यान देना है कि आपने एक्टिवली उसको लिसन करना है, मींस कंसंट्रेशन के साथ। एकदम से आपको ये पता चल जाए कि यस नाउ माय लेक्चर इज गोइंग टू स्टार्ट, तो यू नीड टू फोकस। ठीक है, सेकेंड थिंग इज रिकॉल करो, बार बार से उसको सोचो कि उसने ये बोला था ये बोला था। आप रूटीन में अपनी प्रैक्टिस ऐसे करो कि जैसे मैंने लेक्चर सुन लिया, फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब पे टेड टॉक्स पे देख सकते हो ये चीजें। ठीक है, वहां पे आप 1 से 1.5 मिनट के लेक्चर देखो, फिर उसके बाद नोट टेकिंग करो, फिर रिकॉल करो अपने माइंड में कि मैंने क्या क्या सुना था। एक बार फिर से लेक्चर प्ले करो, फिर सुनो कि मैंने और क्या क्या सुना, फिर डिफरेंस देखो फर्स्ट लेक्चर में और सेकेंड लेक्चर में आपने क्या क्या सुना और क्या चीजें नहीं सुनी आपने। दिस विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल्स। तो आपको लेक्चर और अच्छे से फर्स्ट टाइम में समझ आएगा एग्जाम में। ठीक है, एंड लास्ट थिंग इज रीटेल तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने जो भी सुना आप उसको रीटेल करके देखो। आप अकेले रीटेल परफॉर्म कर रहे हैं तो अकेले स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर और बोल के देखो कि मैं कॉन्फिडेंटली बोल भी पा रहा हूं या नहीं बोल पा रहा। ये श्योरली आपको एक्टिविटी हेल्प करेगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी बोलने में। ठीक है जी, चलो फाइनली प्रैक्टिस मेक्स द पर्सन परफेक्ट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप क्या कर सकते हो, ग्रुप्स में स्टडी करो, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं डिस्कस करो, क्योंकि आप जब अपने आइडियाज किसी के साथ डिस्कस करते हो तो 1+1 कहते हैं ना 11 होता है, 1 और 1 11, तो वो चीज हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो अपने जो ग्रुप्स में बैठकर अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करो और देखो कि क्या चीजें अच्छी हैं तो हम उनको इमिटेट भी कर सकते हैं, तो दिस विल हेल्प यू टू इम्प्रूव। राइट, प्रेजेंटेशंस, अब आप मॉक परफॉर्म करो। अब हम कहते हैं ना कि मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली वो चीज बोल के देखो जैसे पेपर में आनी है। तो जब आप मॉक परफॉर्म करोगे, एक बार ऐसे बोल के देखोगे जैसे रिटेल हम एक्चुअल एग्जाम में बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप पेपर में भी बोलोगे। ठीक है, एंड फाइनली रियल लाइफ एप्लीकेशन। अब जो भी आपने बोला है उसको प्रैक्टिकली भी अप्लाई करना है, नंबर तो तभी आएंगे ना, तो रियल टाइम में भी अप्लाई करोगे ही करोगे जब आप इतनी प्रैक्टिस करके जाओगे, आई एम फॉर श्योर। ठीक है, तो आज की वीडियो यहाँ पे ही वाइंड अप करते हैं। सो रिटेल लेक्चर, आई होप आपको सारी स्ट्रैटेजी समझ आ गई है इसकी। कोई भी प्रॉब्लम होती है पीछे करो, रिव्यू करो, इसको रिवाइंड करो और फिर से देखो। मैंने यहाँ पे हर एक चीज आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है प्लीज कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।